हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का। 20 क्वेश्चन ही है हमारे सिलेबस में। प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका जो थर्ड प्रैक्टिस सेट है और 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 150 क्वेश्चन का पेपर मोस्टली होता है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, क्या सही है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलाड। लिरिकल बैलाड अपीयर्ड इन, तो कब अपीयर हुआ था, कब प्रकट हुआ था, वो मतलब है कब पब्लिश हुआ था। तो 1798 इसका आंसर है, 1798। अब इससे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि यही वो ईयर है 1798 जब से कि रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ था। रोमांटिक मूवमेंट या फिर उसको रोमांटिक एज कह सकते हैं, वर्ड्सवर्थ की एज भी कहते हैं उसे। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कब शुरू हुआ था? 1798 से। और उसको तभी से शुरू माना जाता है जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, उसी साल से ही इसको भी स्टार्ट माना जाता है। लिरिकल बैलेड के पब्लिशिंग ईयर को ही रोमांटिक एज स्टार्टिंग ईयर माना जाता है। लिरिकल बैलेड किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पान क्या है? 1770 1850। 1770 में जन्म, 1850 में मृत्यु। लिरिकल बैलेड के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको। हाँ, ये मैंने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी का पेज ले लिया यहाँ पे शॉर्टकट में। लिरिकल बैलाड, तो इसको देख लीजिए, पब्लिश हुआ था ये 1798 में। इसमें टोटल 23 पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम है लिरिकल बैलाड। टोटल 23 पोएम है, जिसमें से दोनों ने ही इसमें योगदान है, वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का। तो वर्ड्सवर्थ की है 19 पोएम, कॉलरिज की है 4 पोएम, टोटल हो गई 23। इसमें 4 एडिशन में ये पब्लिश हुआ था। ये कितने एडिशन में आया था? 4 एडिशन में। फर्स्ट एडिशन आया था इसका ये वाला 1798 में। उसके बाद सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ एडिशन। इतनी नॉलेज हुई लिरिकल बैलाड के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। भाई यहाँ से क्वेश्चन स्पेशली बनेगा, दोनों ने तो पोएम्स कंट्रीब्यूट की है, पर किसकी कितनी? तो ज़्यादा वर्ड्सवर्थ की। और टोटल 23 पोएम्स है लिरिकल बैलाड में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम मिशेल। ये इनकी पोएम है मिशेल। इसका सब टाइटल क्या है? अ पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम क्या होता है? ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में भी पढ़ा है ना हमने। पेस्टोरल पोएम्स होते हैं, तो वो ये होता है जो गांव की लाइफ पे लिखे जाते हैं, रस्टिक लाइफ, अर्बन लाइफ। ठीक है ना, पेस्टोरल पोएम उसे कहते हैं। और ये जो वर्क है इनका मिशेल, ये पब्लिश हुआ था 1800 में। ठीक है, ये वर्क इनका जो है 1800 में पब्लिश हुआ था। और कहाँ पब्लिश हुआ था? लिरिकल बैलाड के अंदर जो पोएम्स है ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनमें से एक पोएम ये भी थी। तो 1800 में पब्लिश हुआ था, दूसरे एडिशन में पढ़ा है ना मैंने। अच्छा, इतनी हो गई बातें। वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन बताए। चूँकि मैं थर्ड पे आ जाते हैं हम, जेन ऑस्टन्स परसुएशन। ये जो इनका वर्क है, क्या है ये? नोवेल है और रोमांस नोवेल भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें कोई एक कैरेक्टर्स हैं जो वो क्या है? नेवल ऑफिसर है वो। ठीक है, नेवी के ऑफिसर हैं। जेन ऑस्टन का जो वर्क है परसुएशन, और ये इनका लास्ट नॉवेल भी कहा जाता है। पब्लिश हुआ था 1818 में। अच्छा, और ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है, जेन ऑस्टन का ये जो नॉवेल है पब्लिश हुआ था 1817 में या 1818 में। इनमें दोनों ही चल जाएगा, है ना, 1817-18 के समय। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था। इनके मरने के जस्ट 6 मंथ बाद, इनके आफ्टर डेथ 6 मंथ ओनली। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया, क्योंकि इनकी मृत्यु 1817 ईयर ही इनकी मृत्यु का ईयर है। तो आप कन्फ्यूज होंगे, सेम ईयर में इनके डेथ ईयर है और उसी साल ये पब्लिशिंग ईयर है। तो ये लास्ट वर्क तो है, लेकिन पॉस्ट्यूमस वर्क, इनका पॉस्ट्यूमसली जो वर्क, मृत्यु के बाद जो वर्क पब्लिश होता है उसे पॉस्ट्यूमसली कहते हैं। जेन ऑस्टन के जो अदर वर्क्स मैं आपको बता दूँ तो वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, बिकमिंग जेन, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंड एंड एबे। और इनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1775 और मृत्यु 1817। इतनी बातें हमारी जेन ऑस्टन के बारे में। यूके यूनाइटेड किंगडम में ही इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश हमारे ये नॉवेलिस्ट हैं। परसुएशन जो वर्क है रोमांटिक नॉवेल है। नेक्स्ट है कीट्स ओ टू नाइटिंगेल टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट द फुल थ्रोटेड ईज ऑफ द सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल एंड इट्स कंट्रास्ट विद द। जैसा कि इनका वर्क है जॉन कीट्स का ओ टू नाइटिंगेल। ठीक है, सब्जेक्ट इसका इन्होंने क्या लिया? फुल थ्रॉटेड ईज, ईजीनेसली। अब सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल के में जो उसका थ्रॉट है बिल्कुल ईजी। अब लेकिन कंट्रास्ट किससे हो रहा था इसका? देखिए, तो उसके सब्जेक्ट का, तो इसका आंसर हमारा ए है। एकिंग, एक होता ना, एक हेड एक, हेड एक कहते हैं हम, जैसे एक वो वर्ड है ये दर्द, हेड एक, सॉरी, एकिंग नम्बनेस ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर। तो एक दर्द, नम्बनेस मीन्स होता है कोई चीज़ सुन्न हो जाना। तो ये चीज़ इसका इन्होंने कंट्रास्ट में ये इसको लिया था एज अ सब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जर्वर को, कि उनका जो दर्द है वो सुन्न हो गया।
ओड टू नाइटिंगेल पब्लिश हुई थी 1819 में, 1819 में ये पब्लिश हुई थी। जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन है 1795 टू 1821। 1795 में इनका जन्म हुआ था मोअरगेट लंदन में। 1821 में रोम इटली में इनकी मृत्यु हुई थी और 1821 के जस्ट 2 साल पहले 1819 में ओड टू नाइटिंगेल हमारा पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी इज़ अ नॉवेल बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया ये नॉवेल? इसका आंसर हमारा है सैमुअल रिचर्डसन। तो क्लैरिसा जो वर्क है इनका, ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है? लिटरेरी टर्म्स का क्वेश्चन आ गया ये वाला। तो एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं पत्र, जिसमें होता है पत्रों के माध्यम से, पत्रों की बातचीत को ही एक बुक का रूप दे दिया, नॉवेल का रूप दे दिया, दैट इज़ एपिस्टोलरी नॉवेल। और इसको हिस्टोरिकल फिक्शन भी कह सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी जैसा नाम है इसका। तो ये हमारे सैमुअल रिचर्डसन का नॉवेल है क्लैरिसा। पब्लिश हुआ था 1748, पब्लिशिंग ईयर है इसका। और सैमुअल रिचर्डसन के बारे में बता दें, यूके इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ था 1689 में। 1689 में जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1761 में, 1761, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, तो इतनी बातें इसके बारे में, क्लैरिसा के बारे में, सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन इज़ अ नॉवेल बाय, द हिस्ट्री ऑफ अ चार्ल्स ग्रैंडसन, ये भी वर्क किसका है? तो ये नॉवेल है, ये भी हमारे सैमुअल रिचर्डसन का ही आंसर इसका हो जाएगा। एंड सैमुअल रिचर्डसन का ही है भी। पब्लिश कब हुआ था? ये भी एपिस्टोलरी नॉवेल है। देखिए सैमुअल रिचर्डसन के वर्क की जो है स्पेशलिटी ही यही है, एपिस्टोलरी नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, वो पत्र वाले, तो दोनों ही इसके यही है। ये भी एपिस्टोलरी नॉवेल है और सैमुअल रिचर्डसन का है ये। इसके बाद में मैं आपको बता दूं ये पब्लिश कब हुआ था? 1753 में। 1753 में ये पब्लिश हुआ था हमारा ये वाला वर्क। कौन सा? द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। और जैसा कि मैंने कल हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसमें देखा था हेनरी फील्डिंग का एक क्वेश्चन आया था। हेनरी फील्डिंग का एक नॉवल था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। तो ये बुक उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये वर्क लिखा था। थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया पर फिर भी समझ सकते हैं। जब हमने वो पढ़ा है हेनरी फील्डिंग का वो वर्क देखा था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स फाउंडलिंग, उसके रिस्पॉन्स में सैमुअल रिचर्डसन ने ये वर्क लिखा था द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन के माध्यम से। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ओके है, पॉप्स एन एसे ऑन मैन। देखिए पॉप का जो वर्क है एन एसे ऑन मैन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग टू नेचर, क्रीचर टू क्रीचर एंड क्रीचर टू क्रिएटर ट्रू। तो पहले तो ये बता दें, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, परवेसिव न्यूटोनियन यूनिवर्स। तो इन्होंने एक ऐसे ऑन मैन जो वर्क लिखा है, ये एक इसके जैसा कि इसमें नाम है इसका ऐसे, पर है क्या ये एक पोयम है। ठीक है, और ये जो पब्लिश हुई थी इसमें रिलेशन दिखाया ह्यूमन बीइंग का नेचर से, क्रीचर का आपस में क्रीचर से, और क्रीचर का क्रिएटर से, क्रिएटर जो बनाता है सब कुछ उससे। तो किस जरिए दिखाया है? यूनिवर्स के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, तो पोप्स जो कि हमारे किस एज के हैं? ऑगस्टन एज के हैं। एन ऐसे ऑन मैन एक पोयम है और पब्लिश हुई थी ये 1733 में। डेडिकेट किसको किया इन्होंने? हीनी जॉन को डेडिकेट करके लिखी है। और हमारे पोप का लाइफ स्पैन है 1688 टू 1744। इतनी बात है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडवर्ड टू इज़ अ प्ले बाय। देखिए इसमें अगर नहीं हमने पढ़ा होगा तो हम एक बार शेक्सपियर पे भी जाएंगे, क्योंकि शेक्सपियर के इस तरह के बहुत सारे प्ले, हेनरी 1, हेनरी 6, हेनरी 8। तो लेकिन ये आंसर इसका हमारा मार्लोव है, और मार्लोव का ये हिस्टोरिकल प्ले है, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, जो कि पब्लिश हुई थी 1594 में। ठीक है, ये मार्लोव का वर्क है, क्रिस्टोफर मार्लोव का, एडवर्ड सेकंड। मिल्टन्स एरोपैजेटिका, ये क्या? मिल्टन्स एरोपैजेटिका जो वर्क है अर्ज फॉर, किस बात के लिए अर्ज करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी।
ठीक है, एक लिबर्टी के लिए अर्ज करता है। जो पूरे जो नियम थे कॉन्स्टिट्यूशनल उस समय के, जो उनके संविधान पार्लियामेंट के, उस पर उन्होंने एक बातचीत के रूप में ये वर्क अपना लिखा था एरोपेजिटिका। और इसका जेनर भी यही है। जेनर यदि बात करें भाई ऐसे है, पोयम है, नॉवल, ड्रामा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक तरह का स्पीच है। इसका जेनर में लिखा है स्पीच, ठीक है। और यह है कि इसका मिल्टन का है, जॉन मिल्टन का है। ये पब्लिश कब हुआ था? 1644 में पब्लिश हुआ था। ये मिल्टन का जो वर्क है एरोपेजिटिका 1644 में पब्लिश हुआ था। जॉन मिल्टन का लाइफ स्पान है 1608 से लेकर 1674। इतनी बातें हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। और पैराडाइज लॉस्ट जो है इस 2 वर्जन में पब्लिश हुआ था। एपिक पोयम है। पहला वर्जन इसका आया था 1667 में, दूसरा आया था 1674 में। 2 वर्जन में आया था। और जॉन मिल्टन ने ये जो लिखा था ना पैराडाइज लॉस्ट, वर्जिल की एनिड से प्रभावित होकर ये लिखा था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पॉप रोट द एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है? समाधि लेख। किसी की समाधि पर जो अच्छी अच्छी 4 लाइनें लिखी होती हैं वो किसने लिखी? तो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी थी एपिटैफ फॉर अ मैन ऑफ साइंस। हु वाज ही? एक मैन ऑफ साइंस यानी एक साइंटिस्ट के लिए लिखी थी। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? वो थे हमारे सर इज़ैक न्यूटन। न्यूटन इसमें केवल लिखा है। तो इज़ैक न्यूटन, सर इज़ैक न्यूटन के लिए हमारे अलेक्जेंडर पॉप ने एपिटैफ लिखा था। उसमें लिखा था लेट न्यूटन बी। अलेक्जेंडर पोप का लाइफ स्पान में बता चुकी हूँ 1688 टू 1744। स्विफ्ट अ टेल ऑफ टब। स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट का बात चल रही है यहाँ पे। जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है अ टेल ऑफ टब, तो इज़ अ स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स। 3 भाइयों की कहानी है। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर इसका ऑल द अबव। रोमन कैथोलिज्म, एंग्लिकनिज्म, कैल्विनिस्टिक डिसेंट, ये सब तीनों चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अ टेल ऑफ टब 3 भाइयों की कहानी है। पब्लिश हुई है 1704 में। 1704 में यह वर्क इनका पब्लिश हुआ था। जोनाथन स्विफ्ट, जो कि डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था जोनाथन स्विफ्ट का, और मृत्यु भी डबलिन आयरलैंड में हुई थी। आयरिश नॉवलिस्ट हैं ये हमारे, ठीक है। टेल ऑफ टब कब पब्लिश हुई थी? 1704 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम हीरो एंड लिएंडर? मार्लोफ का है ये। तो अभी मैंने मार्लोफ की लेटेस्ट बायोग्राफी बनाई है, तो ऊपर से ही क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं। हीरो एंड लिएंडर जो पोयम है क्रिस्टोफर मार्लोफ के द्वारा लिखी गई है। 1598 में पब्लिश हुई थी। देखिए 1593 जो ईयर है ना, वो मार्लोफ के डेथ ईयर है। इस साल इनकी मृत्यु हो गई थी, पर इनके वर्क अधिकतर बाद में ही पब्लिश हुए थे इनके नियर एंड ईयर्स के द्वारा। एंड इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हीरो एंड लिएंडर के द्वारा के बारे में ये पॉइंट है कि ये अनफिनिश्ड रह गई थी ये पोयम। मार्लोफ का नाम हम आंसर में मार्लोफ ही लगा रहे हैं, पर अनफिनिश्ड पोयम थी। इसको फिनिश कंप्लीट किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जॉर्ज चैपमैन ने ही ये करा था इसको कंप्लीट। तो क्वेश्चन कई तरह से बनेगा कि ये पोयम किसकी है? तो मार्लोफ की है। लेकिन मार्लोफ की कौन सी पोयम अनफिनिश्ड रह गई थी? हीरो एंड लिएंडर। उसको फिनिश किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने। पब्लिश कब हुई थी? 1598 में। तो उसी से समझ जाओ, जब मृत्यु के बाद पब्लिश हो रही है तो कुछ हो सकता है। विच क्लासिकल ऑथर द पोएट Which classical authority the poet turned to while writing the poem हीरो एंड लिएंडर? जब ये वो लिख रहे थे हीरो एंड लिएंडर हमारे मार्लोफ, तो वो इनमें से कौन सी अथॉरिटी के प्रति ज़्यादा झुकाव उनका उस समय था? तो आंसर इसका है ओविड, ठीक है। ये एक बहुत फेमस पोइट थे ओविड, उनकी तरफ उस समय पोइट ज़्यादा प्रभावित थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लोफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय बेन जॉनसन? इसमें से कौन सा वर्क है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है? दैट इज़ डी, बार्थलोम्यू। बार्थलोम्यू एक्चुअली क्यों नहीं है इनके द्वारा? एक ऐसा वर्क है जो इनने लिखा है, पर उसका फुल नाम है बार्थलोम्यू फेयर। यदि इसमें FAIR फेयर लिखा होता तो ये सारे वर्क इन्हीं के कहलाते, लेकिन इसमें सिर्फ बार्थलोम्यू लिखा है, तो यानी कि ये वर्क हमारे बेन जॉनसन का नहीं है। बाकी तीनों वर्क इनके ही हैं, वोल्पेनो, द अल्केमिस्ट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। बेन जॉनसन, इनका फुल नाम क्या है? बेंजामिन जॉनसन। UK लंदन के हैं। जन्म इनका हुआ है 1572 में एंड ठीक है 1572 एंड 1637 का डेथ ईयर है। बेन जॉनसन, लंदन, UK। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ। देखो बार बार रिपीट हो रहा है। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, वो ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट, द प्रेल्यूड पूछ रहे हैं कि इन्होंने लिखी थी, इसको लिखना शुरू किया था 1799 में। वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखना शुरू कर दी 1799 में, पर ये पब्लिश कब हुई थी? इनकी मृत्यु के बाद। तो क्यों? इन्होंने पूछा क्या है कि पब्लिश कब हुई थी, तो पब्लिश हुई थी ये 1850 में। 1850 ही इनका डेथ ईयर है, पर डेथ के बाद पब्लिश हुई थी बाय हिज वाइफ, उनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन के द्वारा पब्लिश कराई गई थी इनकी वर्क द प्रेल्यूड। ठीक है, और 1799 से लिखना शुरू करा था, लेकिन लाइफ टाइम इसको पब्लिश नहीं करा पाए थे, और लाइफ टाइम इस पर ही लिखते रहे, काम करते रहे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा, वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कौन सी है? द प्रेल्यूड है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ठीक है, और इसका एक और टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। एक बात और है, टाइटल इन्होंने पूरी लाइफ टाइम इस पोयम पे वर्क करते रहे, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम थी, पर इन्होंने इसको टाइटल नहीं दिया था, टाइटल भी इनकी वाइफ ने ही दिया था इस पोयम को, द प्रेल्यूड या फिर ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इतनी बातें इस पोयम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि वर्ड्सवर्थ ने इसको सेम टाइटल के से नहीं लिखा था, द प्रेल्यूड के नाम से नहीं लिखा था, तो देन हु गेव दिस टाइटल टू दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम? भाई पहले ही बता दिया मैंने, भाई उनकी वाइफ ने दिया था ये नाम। ठीक है, कि वो कह रहे हैं पोयम तो लिखी पर इस टाइटल के नाम से नहीं लिखी थी, जैसे मूवी बन गई पूरी, टाइटल पता ही नहीं, बाद में रखते हैं ना ऐसे। Who amongst the English literary figures claim to have brought philosophy out of closets and libraries to clubs, tea table and coffee house? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडिसन। इनमें से कौन सा लिटरेरी फिगर है जिन्होंने ऐसा क्लेम किया था टू हैव ब्रॉट फिलॉसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स? फिलॉसफी जो है एक थिंकिंग निकालना क्लोजेट से, लाइब्रेरी, क्लब से, टी हाउस, टी टेबल, छोटे छोटे पॉइंट से भी एक फिलॉसफिकल बातें, तार्किक बातें खींच लेना, तो वो हमारे एडिसन थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेलिक्स हॉल्ट? हु इज़ द ऑथर ऑफ फेलिक्स हॉल्ट? आंसर इज जॉर्ज इलियट, मैरी एन एवंस। मैंने बताया था जॉर्ज इलियट का असली नाम क्या है, मैरी एन एवंस, और फेलिक्स हॉल्ट इनका वर्क है। इसका फुल टाइटल है फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, और पब्लिश कब हुआ था? 1866 में पब्लिश हुआ था। ये सोशल नॉवल है, फेलिक्स हॉल्ट क्या है? एक सोशल नॉवल है। टू होम इज़ द सीरीज ऑफ लेक्चरर्स एंटाइटल्ड ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। इतना लंबा टाइटल है, पहले तो टाइटल ही अच्छे से समझ लो। ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। तो ये जो है एक लेक्चरर की सीरीज़ है, तो ये किसको, टू होम इज़ द सीरीज इज एट्रीब्यूटेड, किसके लिए है ये? तो इसका आंसर हम बता दें पहले आपको, थॉमस कार्लाइल। ठीक है, और ये जो वर्क है ओ हीरो क्या है? सीरीज ऑफ लेक्चरर्स है ना, लेक्चर्स दिए गए, उसकी सीरीज़ लिख ली, जैसे मोदी जी के मन की बात किताब में छप के आ रही है ऐसे ही। तो वो लेक्चरर्स थे कितने? 6 लेक्चर थे टोटल। तो उसका टाइटल था ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। ये है किसके द्वारा? टू होम, तो ये हमारे थॉमस कार्लाइल है, और ये पब्लिश हुआ था 1841 में। ये वर्क जो है लेक्चरर की सीरीज़ है, 1841 में पब्लिश हुई थी। थॉमस कार्लाइल का मैं आपको लाइफ स्पैन बता दूं, इनका जन्म हुआ था 1795 में एंड 1881 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 1795 बर्थ, 1881 डेथ। और ये जो कलेक्शन है, जो लेक्चर है, सीरीज़ है, जो इसमें कुल 6 लेक्चर का कलेक्शन है, और ये पब्लिश हुआ था ये 1841 में। तो हो गए आज हमारे 20 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।